गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि कोरोना प्रभाव के कारण जो ऑनलाइन क्लासों का जो संचालन है शुरू किया गया है, क्योंकि इस दौरान जो ऑफलाइन क्लास है वो संभव नहीं है। अतः छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो कि बीएड ऑनलाइन की क्लास जो है प्रारंभ की गई है। तो आज हम बीएड द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास को लेकर हाजिर हुए हैं। आज मैं घनश्याम धूलिया जो कि बीएड द्वितीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात जेंडर विद्यालय एवं समाज, तो ये जो है हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा बीएड द्वितीय वर्ष का। तो आज हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो फर्स्ट पेपर है हमारा उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जेंडर स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत जो हमारा सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो इस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम जानकारी प्राप्त करेंगे जो जेंडर लिंग के आधार पर समाज में जो भेदभाव होता है और जेंडर की अवधारणा लिंग से किस प्रकार अलग है। जैसा कि जेंडर और लिंग को कई बार एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि ये दोनों ही अलग अलग अवधारणाएं हैं। क्योंकि जो जेंडर है इसका जो आधार है सामाजिक और सांस्कृतिक होता है, जबकि लिंग जो है वो क्या होता है प्राकृतिक है, जो कि प्राकृतिक लिंग जो है शारीरिक है, जो नर या मादा की रचना के रूप में क्या देता है दिखाई पड़ता है। तो लिंग में स्त्री और पुरुष के शारीरिक लक्षणों को ध्यान में रखा जाता है, जबकि जेंडर के अंतर्गत जो असमानता उत्पन्न की गई है समाज के द्वारा अर्थात स्त्री और पुरुष के कार्यों और शक्ति का विभाजन कर दिया गया है। इसके अंतर्गत स्त्री को कोमल स्वभाव का समझा जाता है और इनका जो कार्य है घर की देखरेख करना, बच्चों को संभालना है, जबकि पुरुषों का जो कार्य जो है वो क्या है आर्थिक क्रियाओं का संचालन करना है। तो जेंडर के अंतर्गत समाज में पुरुषों को क्या है ऊंचा स्थान प्राप्त दिया गया है, जबकि स्त्रियों को पुरुषों के अधीन माना गया है, क्योंकि स्त्रियां जो स्वभाव से क्या होती हैं कोमल होती हैं। अतः पुरुष वर्ग की सत्ता को स्थापित करने का जो प्रयास है वो जेंडर के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत स्त्रियों के साथ जो असमानता रखी जाती है और आज जो स्त्रियों ने किस प्रकार महिला सशक्तिकरण के माध्यम से किस प्रकार उच्च शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने अपनी दशा को किस प्रकार से परिवर्तित कर लिया है। आज जो स्त्रियां हैं पुरुषों से कहीं भी कम नहीं है, वे पुरुषों के साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी है। आज उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। आज की जो स्त्री है वो अपने अधिकारों के प्रति क्या है जागरूक है और इस प्रकार उसने अपनी दशा में काफ़ी सुधार कर लिया है। लेकिन फिर भी आज भी कहीं न कहीं इनके साथ क्या है असमानता का व्यवहार किया जाता है। इसका जो मुख्य कारण है वो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव पाया जाता है या फिर पुत्र पुत्री में भेदभाव किया जाता है, जिसके कारण समाज में स्त्रियों का जो स्थान है वो पुरुषों से निम्न बन जाता है। तो इसके अलावा हम इस प्रथम यूनिट के अंतर्गत स्पष्ट करेंगे जो अन्य टॉपिक हैं लिंग और जेंडर की जो अपने फर्स्ट पेपर के अंतर्गत
उसमें जो अन्य टॉपिक है वो है, जैसे नंबर 1 पर है समाज में पुरुषत्व की अवधारणा क्या है, इसके गुण दोष क्या पाए जाते हैं। इसके अलावा इस यूनिट में हम देखेंगे समाज में जो कन्या भ्रूण हत्या की जो परंपरा है वो किस प्रकार समाज में बनी हुई है, इसके लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन से हैं और इसका समाधान किस प्रकार से किया जाए, इसकी जानकारी भी हम फर्स्ट यूनिट के अंदर ही प्राप्त करेंगे। इसके अलावा हम इस फर्स्ट यूनिट में देखेंगे लिंग पूर्वाग्रह की अवधारणा, उसकी विशेषताएं और समाज में उसका क्या प्रभाव है। लिंग पूर्वाग्रह से तात्पर्य है कि स्त्री और पुरुष के संबंध में पूर्व प्रचलित धारणा, अर्थात पुरुष उच्च वर्ग से संबंधित माना गया है और सत्ता उसी के हाथ में रहती है और स्त्रियों को क्या है घर गृहस्थी और बच्चे संभालने का कार्य सौंपा जाता है। तो ये पूर्व धारणा बनी हुई है कि बेटे से वंश बढ़ता है और अतः समाज में पुरुष वर्ग को ही अधिक महत्व दिया जाता है और इस प्रकार की जो प्रचलित धारणा है उसके क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रभाव है, इसकी जानकारी हम फर्स्ट यूनिट के अंदर ही प्राप्त करेंगे। इसके अलावा इस यूनिट के अंतर्गत हम देखेंगे नारीवाद की अवधारणा क्या है, अर्थात नारी ने अपनी दशा में सुधार करने के लिए, अर्थात नारी सशक्तिकरण के लिए स्त्रियों ने आज जो जागृति आई है या फिर उनकी दशा में जो सुधार हुआ है या फिर वो अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए आज वो लड़ रही है और समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी है, तो नारीवादिता की भावना आज बढ़ने लगी है। इसके अलावा हम फर्स्ट यूनिट में देखेंगे कि समाज के अंदर जो रूढ़िवादिता की जो धारणा है वो किस प्रकार से प्रचलित है। रूढ़िवादिता की धारणा वह होती है जो समाज के विकास में जो तत्व बाधा उत्पन्न करते हैं। तो जो परंपराएं समाज में प्राचीन काल से चली आ रही हैं और जिसके कारण समाज के विकास की जो गति है अवरुद्ध हो जाती है, अर्थात रूढ़िवादिता की भावना समाज को विकास को रोक देती है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा लैंगिक जो असमानता है उसके क्या कारण हैं, अर्थात समाज में लड़के और लड़की में भेदभाव क्यों किया जाता है, इसके पीछे कौन कौन से मुख्य कारण हैं और इसके पक्ष और विपक्ष में जो क्या तर्क दिए जाते हैं, इस बात की जानकारी भी हम फर्स्ट यूनिट के अंदर ही प्राप्त करेंगे। इसके अलावा समाज में जो पितृसत्ता की अवधारणा पाई जाती है उसकी अवधारणा और उसके पक्ष और विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उसकी जानकारी भी हम क्या करेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर ही प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जेंडर स्कूल सोसाइटी जो हमारे फर्स्ट पेपर है उसके अंतर्गत जो है ये जो टॉपिक है जो अभी आपको बताए गए हैं इनके बारे में हम क्या करेंगे जानकारी प्राप्त करेंगे और स्त्री पुरुष में जो भी असमानता है क्या कारण है, समाधान किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से आज की स्त्रियां पढ़ लिख कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई हैं, किस प्रकार उन्होंने अपनी दशा में सुधार किया है। तो इन सब बातों की जो जानकारी है वो हम क्या करेंगे फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट जो है हमारी उसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक हमारा है वो है सामाजिक समूहों एवं विविध समयों में जेंडर की क्या अवधारणा प्रचलित रही है। फर्स्ट टॉपिक है सामाजिक समूहों एवं विविध समयों में जेंडर की क्या अवधारणा प्रचलित रही है। ये जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में क्या करेंगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम देखते हैं जेंडर और लिंग की अवधारणा क्या है, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक भी है। तो लोग अक्सर क्या करते हैं जेंडर शब्द का जो प्रयोग है वो लिंग के समानार्थक
समानार्थक रूप में प्रयोग में कर लेते हैं, अर्थात जेंडर और लिंग को एक ही मान लिया जाता है, जबकि यह गलत है, क्योंकि जो जेंडर है इसका आधार सामाजिक और सांस्कृतिक होता है, अर्थात समाज के द्वारा ही स्त्री पुरुष के शक्तियों और कार्यों का विभाजन किया जाता है, जबकि लिंग जो है एक प्राकृतिक अवधारणा है। लिंग क्या है? एक प्राकृतिक अवधारणा है, जबकि जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा मानी गई है। लिंग में क्या होता है? स्त्री और पुरुष के जो शारीरिक गुण है, लक्षण है, उसको स्पष्ट किया जाता है, जो कि प्राकृतिक है। तो इस प्रकार जेंडर और लिंग दोनों क्या है? अलग अलग अवधारणा मानी गई है। तो हालांकि लिंग का जो अर्थ है वो क्या माना गया है? ऐसी जैविक विशेषताओं से है जिनमें पुरुष को क्या माना गया है? जिसमें मनुष्य को नर और मादा के रूप में क्या मिलती है? पहचान मिल जाती है। स्त्री और पुरुष को क्या मिल जाती है? नर और मादा के रूप में पहचान मिल जाती है, अर्थात शारीरिक लक्षणों के आधार पर इसका निर्धारण कर दिया जाता है। हम भी अक्सर महिलाओं या मादा के रूप में क्या करते हैं? जेंडर शब्द का जो प्रयोग है वो गलत प्रयोग करते हैं इसका। लोग भी आमतौर पर यह मानते हैं कि महिलाओं एवं पुरुषों की समाज में क्या है? अलग अलग भूमिकाएं हैं, और इन भूमिकाओं के आधार पर ही वो क्या करते हैं? समाज में अपना कार्य प्रदर्शित करते हैं। तो प्रदर्शित करते हैं, इनमें से हालांकि कुछ जैविक भूमिकाएं भी हैं, जबकि अन्य क्या है? समाज और संस्कृति के द्वारा प्रदत्त की गई है, यानी कि पुरुषों के द्वारा थोपी गई हैं। इसके भूमिकाओं के निजी तौर पर उन्हें जो अनुभव होते हैं, उन्हीं के आधार पर ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो सच्चाइयों की पहचान है वो अलग अलग ढंग से की जाती है। तो लिंग कुछ ऐसी बात है जो जन्मजात विशेषता है, अर्थात जन्मजात लक्षणों के आधार पर नर और मादा के रूप में पहचान मिलती है स्त्री और पुरुष को, जबकि जेंडर को समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा समझा जाता है। समाजीकरण क्या होता है? सीखने की एक प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। तो लिंग जो है वो कभी बदलता नहीं है, क्योंकि प्रकृति का आधार है और इसमें नर और मादा के रूप में पहचान मिलती है। अतः जो लिंग है वो कभी भी बदलता नहीं है, और यह एक स्थिर विशेषता है, अर्थात पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है, क्योंकि शारीरिक लक्षणों के आधार पर ही इसको स्पष्ट किया जा सकता है। तो जबकि जेंडर जो है भूमिकाएं एवं मानदंड क्या होते हैं? न केवल संस्कृति के भीतर बदलते हैं, बल्कि बहुत सी संस्कृतियों में इनमें आपसी भिन्नता भी पाई जाती है। अर्थात जेंडर की जो अवधारणा है वो समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें क्या आता रहता है? परिवर्तन आता रहता है। अर्थात जो असमानता स्त्री और पुरुष को लेकर अपने पहले के समय में थी वो आज नहीं है, और जो अवधारणा आज प्रचलित है वो आने वाले समय में भी क्या होगी? परिवर्तित होगी। अर्थात जेंडर की जो अवधारणा है वो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, और इसके अलावा बहुत सी संस्कृतियों में भी इनमें क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। अर्थात हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में स्त्री पुरुष के कार्यों और शक्तियों में क्या पाया जाता है? विभेद की स्थिति देखी जाती है। तो इस प्रकार सामाजिक जो लिंग है वो सोच से ऐसे दृष्टिकोण का निर्धारण होता है कि स्त्री जो पुरुष है वो किन कामों को करने में क्या है? सक्षम रहे हैं। अर्थात समाज में स्त्री और पुरुष का व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए। मतलब इसका ये है कि स्त्रियों को जो है इस जेंडर की अवधारणा के अंतर्गत क्या करना चाहिए? घर संभालना चाहिए, बच्चों की देख रेख करने का काम जो है वो स्त्रियों को सौंपा गया है, जबकि पुरुषों को आर्थिक क्रियाओं का संचालन
करने के बारे में क्या किया जाता है, जो दायित्व है वो उनको पुरुषों को सौंप दिए जाते हैं। और स्त्रियां ऐसा माना जाता है कि स्वभाव से कोमल होती हैं, अतः वो आर्थिक क्रियाओं को ढंग से संचालित नहीं कर सकती। लेकिन आज की स्त्री ने इस अवधारणा को भी बदल दिया है। आज की जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी है, क्योंकि आज महिला सशक्तिकरण बढ़ा है। जो आज की महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुकी हैं। इसके अलावा कानूनी रूप से भी आज स्त्री और पुरुष में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन जेंडर और लिंग की अवधारणा के आधार पर इसमें क्या है, इनके कार्य भूमिका को अलग अलग रूप में दर्शाया गया है कि स्त्रियां स्वभाव से कोमल होती हैं, अतः उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। जहां लिंग और उसके जैविक कार्य अनुवांशिक रूप से अपना कार्य करते हैं, वहीं जेंडर क्या करता है, वहीं जेंडर भूमिका एवं शक्ति संबंधी जो विशेषताएं हैं वो विभिन्न संस्कृतियों से भी भिन्न भिन्न हुआ करती हैं। और समय के साथ साथ ये क्या होती हैं, उनकी जो अवधारणा है वो परिवर्तित चेंज होती रहती है। तो इस प्रकार जेंडर का संबंध प्रायः उन भूमिकाओं से है जो समाज में महिलाओं, पुरुषों, लड़कों, लड़कियों के लिए क्या होते हैं, अलग अलग रूप में क्या करते हैं, तय किए जाते हैं कि स्त्री ये कार्य करेगी, पुरुष ये करेंगे। बच्चों, कन्याओं में और जो बच्चों में जो भेदभाव किया जाता है, जो उनमें जो कार्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है वो इसके आधार पर ही स्पष्ट किया जाता है। इसके विपरीत स्त्री या पुरुष की भूमिकाओं का निर्धारण जैविक अथवा प्राकृतिक कारकों से होता है। सामाजिक भूमिकाएं क्या करती हैं, बदली भी जा सकती हैं, अर्थात ये भूमिकाएं जो हैं समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती हैं, परंतु प्राकृतिक एवं जैविक आधार पर बनी जो लैंगिक भूमिकाएं हैं वो उसे बदला नहीं जा सकता। अर्थात नर और मादा जो प्राकृतिक है लक्षण जो शारीरिक आधार पर स्पष्ट किए गए हैं, इसे बदला नहीं जा सकता। तो इस प्रकार जो सेक्स है वो प्राकृतिक, जैविक और अनुवांशिक संरचना द्वारा क्या होता है, निर्धारित होता है। सेक्स क्या है, प्राकृतिक, जैविक एवं अनुवांशिक संरचना के द्वारा निर्धारित होता है, जिसे कि बदल नहीं सकते। जैसे जो एक स्त्री है वो क्या कर सकती है, गर्भ धारण कर सकती है और बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देती है, उसे स्तनपान करवा सकती है आदि जो बातें हैं इसी के अंतर्गत आती हैं। जबकि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिसमें स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं का जो निर्वाह करने के बारे में विचार रखे जाते हैं। इसमें रीति रिवाज, व्यवस्था, परंपरा, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्त्री पुरुष की भूमिकाओं में बदलाव ला सकते हैं। तो अब हम देखते हैं जेंडर और लिंग की जो अवधारणा है, जो कि एक अलग अलग दोनों को रूप में स्पष्ट किया गया है। इसमें एक संक्षेप में जो अंतर दिखाई पड़ता है उसके बारे में हम क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1 है जेंडर, अंतर करेंगे अब अपने जेंडर और लिंग के आधार पर। तो नंबर 1 जेंडर क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है, क्योंकि समाज के द्वारा ही स्त्री पुरुष की शक्तियों और कार्यों का विभाजन किया गया है। तो इसका आधार सामाजिक और सांस्कृतिक माना गया है। जबकि जो लिंग है वो प्राकृतिक आधार इसका माना गया है। तो जबकि प्राकृतिक लिंग क्या है, शारीरिक है, जो कि नर और मादा की शरीर की रचना में क्या पड़ता है, हमें दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार दूसरा जो अंतर है, इसका जो संबंध है स्त्रियोचित या पुरुषोचित व्यवहार से लिया गया है। अर्थात स्त्री और पुरुष का समाज के अंदर क्या व्यवहार रहता है, उनके शक्तियाँ और कार्य क्या है, किस प्रकार ये अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं और समाज में इन दोनों की स्थिति किस प्रकार से स्पष्ट है।
तो इसके अंदर इसमें आता है जेंडर में। जबकि इस लिंग के अंदर क्या होता है, स्त्री या पुरुष के जो जन्नांग होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। अर्थात प्राकृतिक लक्षण, प्राकृतिक प्रदत्त अवधारणा है लिंग, जो कि नर और मादा के रूप में क्या मिलते हैं, इन्हें स्त्री पुरुष को पहचान प्राप्त होती है। तीसरा है, यह मानवकृत अवधारणा है। अर्थात जो जेंडर है, वो क्या है, एक मानवकृत अवधारणा है, क्योंकि मानव ने अपनी सत्ता को ऊंचा रखने के लिए क्या किए हैं, स्त्रियों से अपने अधिकार अधिक रख छोड़े हैं। अर्थात ये मानवकृत अवधारणा है और समाज के द्वारा ही ये अवधारणा बनाई गई है कि स्त्रियां घर संभालेंगी, पुरुष आर्थिक क्रियाओं को संचालित करेंगे, ये बच्चों की देखरेख करेंगी, स्वभाव में कोमल होती हैं, अतः इन्हें घर की चारदीवारी में कैद रखना चाहिए। तो ये सब मानव के द्वारा ही अपनी सत्ता को उच्च बनाए रखने के लिए ही इन पर क्या किए गए हैं, कुछ बंधन लगाए गए हैं। तो जेंडर जो है एक मानवकृत क्या है, अवधारणा समझी गई है, जबकि जो लिंग है वो क्या है, एक प्राकृतिक अवधारणा समझी गई है। इसी प्रकार जेंडर जो है, इसके अंदर क्या है, इसकी अवधारणा समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। अर्थात समाज में जो दशा स्त्रियों की पहले थी वो आज नहीं है। अर्थात आज स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त कर महिला सशक्तिकरण के द्वारा अपनी स्थिति को पुरुषों के समान पहुंचा दिया है। आज स्त्रियां पढ़ लिख कर हर क्षेत्र में क्या है, आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो चिकित्सक हो, इंजीनियर हो, चाहे वो शिक्षण के क्षेत्र में हो, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद को भी प्राप्त कर चुकी है। आज इनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है और नौकरियों में भी इनको क्या है, आरक्षण प्रदान किया गया है। अर्थात इसकी अवधारणा समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। तो जो अवधारणा प्राचीन समय में थी या मध्यकाल में थी स्त्रियों की दिशा, वो आधुनिक काल में क्या हुई है, आज परिवर्तित हो चुकी है। आज स्त्रियां घर की चारदीवारी में कैद न होकर क्या कर रही है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज वो चल रही है। तो इसकी धारणा क्या होती है, समय परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। अर्थात शिक्षा के प्रचार प्रसार से आज स्त्रियों की दिशा में काफी सुधार हुआ है। जबकि जो प्राकृतिक लिंग है, अर्थात जो प्राकृतिक लिंग है, उसको हम क्या है, बदल नहीं सकते हैं। ये एक स्थिर अवधारणा है, जबकि जेंडर क्या है, एक परिवर्तित अवधारणा के रूप में इसको क्या किया गया है, स्पष्ट किया गया है। तो अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सामाजिक समूहों और विविध समयों में जेंडर की क्या अवधारणा रही है। तो आज हमने जेंडर और लिंग की अवधारणा को संक्षिप्त रूप से क्या किया है, जानकारी प्राप्त की है और जेंडर और लिंग में क्या अंतर है इसको स्पष्ट किया है। तो कल हम फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा है हमारा, अर्थात विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न समयों में जेंडर की क्या अवधारणा रही है, उसकी जानकारी हम क्या करेंगे, कल प्राप्त करेंगे। अर्थात सामाजिक समूह के अंतर्गत क्या आता है, अर्थात परिवार में जेंडर की क्या अवधारणा है, समाज में जेंडर की क्या अवधारणा है, सांस्कृतिक समूह के अंदर जेंडर की क्या अवधारणा रही है, शिक्षित समाज में जेंडर की क्या अवधारणा है और अशिक्षित समाज में जेंडर की अवधारणा को किस प्रकार स्पष्ट किया गया है, या फिर समय से ही समाज में समूह में इसकी क्या अवधारणा है, या फिर जातिगत समूह में इसकी क्या अवधारणा है, इसकी जानकारी हम क्या करेंगे, कल प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।